तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, कुषाण काल की कला। जी। और ये कहानी बड़ी मजेदार है। हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं, वो देखने में तो बीपीएससी, टीआरई 4.0, फाइन आर्ट्स के नोट्स जैसे हैं, पर हम इसे एक जासूसी कहानी की तरह देखने वाले हैं। सही कहा। कहानी है एक ही साम्राज्य में एक ही समय पर पनप रही कला की दो दो बिल्कुल अलग-अलग शैलियों की, गांधार और मथुरा। हम्म। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। ये सिर्फ पत्थर और छेनी की कहानी नहीं है, ये पहचान की कहानी है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है कि एक ही राजा के दौर में कलाकार दो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में देख रहे थे। अच्छा। हाँ, एक तरफ वो कलाकार थे जो पश्चिम की ओर मतलब यूनान और रोम की दुनिया से प्रेरणा ले रहे थे, और दूसरी तरफ वो थे जो अपनी ही मिट्टी, अपनी ही परंपराओं में कुछ नया खोज रहे थे। तो ये संस्कृतियों का टकराव नहीं था? नहीं, टकराव नहीं, बल्कि उनके संगम और संवाद की एक अनोखी मिसाल है। शुरू करने से पहले थोड़ा समय और माहौल को समझ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी की। उत्तर भारत में कुषाणों का साम्राज्य था और कनिष्क जैसे राजा राज कर रहे थे। जी। तो यही वो दौर क्यों था जब मूर्ति कला, खासकर बुद्ध की मूर्तियां, अचानक इतनी जरूरी हो गईं? इससे पहले तो ऐसा नहीं था। बहुत अच्छा सवाल है। क्या है कि इसकी वजह धर्म में आ रहे एक बड़े बदलाव में छिपी है। बौद्ध धर्म में इस समय तक महायान शाखा बहुत लोकप्रिय हो चुकी थी। महायान शाखा। जी। पहले बुद्ध एक महान शिक्षक थे, एक मार्गदर्शक। उनके प्रतीकों की पूजा होती थी। जैसे उनके पज्जिन, बोधि वृक्ष या फिर वो खाली सिंहासन। बिल्कुल। लेकिन महायान में बुद्ध सिर्फ एक शिक्षक नहीं रहे, वे एक उद्धारकर्ता, एक दिव्य शक्ति बन गए। मतलब अब सिर्फ उनके बताए रास्ते पर चलना काफी नहीं था, अब उनकी पूजा करके उनका आशीर्वाद पाना जरूरी हो गया था। एकदम सही। और पूजा के लिए एक छवि चाहिए, एक मूर्ति चाहिए जिसे आप देख सकें, जिससे जुड़ सकें। अच्छा। इसी जरूरत ने कला की इस क्रांति को जन्म दिया। और इस क्रांति के दो सबसे बड़े केंद्र बने, एक गांधार जो आज के पाकिस्तान अफगानिस्तान में है, और दूसरा मथुरा जो भारत के दिल में था। ठीक है, तो मंच तैयार है। एक तरफ है गांधार। जब हम गांधार शैली की बात करते हैं तो एक शब्द बार बार आता है, ग्रीको रोमन या इंडो ग्रीक। इसका मतलब क्या है? क्या भारतीय कलाकार यूनानी देवताओं की नकल कर रहे थे? नकल शायद सही शब्द नहीं है। मेरा मतलब है प्रेरणा ज्यादा बेहतर शब्द है। प्रेरणा। हाँ, देखिए, गांधार सिल्क रूट पर एक चौराहे जैसी जगह थी। यहाँ भारत, मध्य एशिया और भूमध्य सागर की दुनिया मिलती थी। सिकंदर के हमले के बाद से ही वहाँ यूनानी प्रभाव बहुत गहरा था। अच्छा, तो वो कल्चरल मिक्स पहले से ही मौजूद था। बिल्कुल। तो जब बुद्ध की मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ तो वहाँ के कलाकारों ने उस कला शैली को अपनाया जिसे वे सबसे बेहतर मानते थे, और वो थी यूनानी रोमन शैली। तो जब हम एक गांधार की मूर्ति देखते हैं तो हमें उसमें ऐसा क्या दिखता है जिससे ये यूनानी कनेक्शन साफ हो जाए? कई चीजें हैं। सबसे पहले तो शरीर को बनाने का तरीका बहुत यथार्थवादी है। रियलिस्टिक। रियलिस्टिक। आपको मांसपेशियों की बनावट, हड्डियों का ढांचा महसूस होगा। फिर कपड़े देखिए, बुद्ध को एक भारी सलवटों वाला चोगा पहनाया गया है, ठीक वैसा ही जैसा कोई रोमन सम्राट या यूनानी दार्शनिक पहनता था। हाँ, वो गहरी सिलवटें। वो सिलवटें इतनी गहरी और साफ है जैसे पत्थर नहीं बल्कि असली कपड़ा हो। और चेहरा, बुद्ध के चेहरे में भी क्या वही बात थी? हाँ बिल्कुल। बाल लहरदार और घुंघराले हैं, एक जोड़े में बंधे हुए, जिसे उष्नीश कहते हैं। नाक तीखी और सीधी है, आंखें आधी बंद, एक गहरे ध्यान में लीन। कुछ मूर्तियों में मूंछें भी हैं, मैंने पढ़ा था। हाँ, कुछ शुरुआती मूर्तियों में तो मूंछें भी दिखाई गई हैं। कुल मिलाकर ये छवि यूनानी देवता अपोलो से बहुत मिलती जुलती है। अपोलो से? जी। एक सुंदर, शांत और आदर्श पुरुष का चेहरा। ये तो कमाल की बात है। मतलब आज हम बुद्ध की जो भी शांत, ध्यानमग्न तस्वीर देखते हैं, उसकी प्रेरणा एक यूनानी देवता अपोलो से आई थी। ये कनेक्शन तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। काफी हद तक हाँ। और इसी वजह से गांधार कला दुनिया भर में इतनी सफल हुई। उसने बुद्ध को एक ऐसा रूप दिया जो किसी एक संस्कृति का नहीं लगा, बल्कि सार्वभौम या यूनिवर्सल लगा। अच्छा। चीन, जापान, कोरिया, जहां जहां बौद्ध धर्म गया, बुद्ध की यही गांधार वाली छवि उसके साथ गई। एक मिनट, आपने कहा कि गांधार में भूरे नीले पत्थर का इस्तेमाल होता था। क्या ये सिर्फ इस बात पे निर्भर था कि वहां वही पत्थर मिलता था, या इसके पीछे कोई कलात्मक सोच भी थी? ये एक बहुत बारीक नजर है। वैसे तो मुख्य कारण पत्थर की उपलब्धता ही थी।
वहां ग्रे शिस्टोन या फाइलाइट आसानी से मिलता था। लेकिन इस पत्थर की एक खूबी भी थी, ये बहुत महीन होता है, जिससे इस पर बारीक नक्काशी करना, जैसे बालों की लटें या कपड़ों की सिलवटें दिखाना, बहुत आसान होता था। तो पत्थर और शैली दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही थे। और बाद में जब ये पत्थर कम हो गया तो उन्होंने स्टूको यानी एक तरह के प्लास्टर का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो गांधार की सबसे बड़ी देन यही मानी जाएगी कि उसने बुद्ध को पहली बार इंसान का रूप दिया, एक ऐसा चेहरा दिया जिसे पूरी दुनिया ने अपनाया। बिल्कुल, ये एक ऐतिहासिक मोड़ था। प्रतीकों की पूजा से मूर्ति पूजा की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। गांधार ने बुद्ध को एक चेहरा दिया। तो गांधार में बुद्ध की एक ऐसी छवि बन रही थी जो पूरी दुनिया में फैलने वाली थी, एक शांत, यथार्थवादी दार्शनिक जैसी। जी। लेकिन मजे की बात यह है कि इसी समय कुछ 100 किलोमीटर दूर मथुरा में कलाकार बुद्ध को बिल्कुल अलग नजर से देख रहे थे। वहां क्या हो रहा था? मथुरा की कहानी बिल्कुल अलग है। अगर गांधार कला बाहर की दुनिया से संवाद कर रही थी, तो मथुरा की कला अपनी जड़ों से बात कर रही थी। अपनी जड़ों से? ये पूरी तरह से स्वदेशी थी। इसका केंद्र मथुरा था, लेकिन इसका असर सारनाथ और कौशाम्बी तक था। और जैसे ही हम मथुरा का नाम लेते हैं, एक खास तरह का पत्थर ज़हन में आता है। लाल चित्तीदार बलुआ पत्थर। सही पहचाना। जैसे गांधार की पहचान ग्रे शिस्ट स्टोन है, वैसे ही मथुरा की आत्मा इस लाल पत्थर में बसती है। आप मथुरा की मूर्ति को दूर से ही उसके रंग से पहचान लेंगे। और सिर्फ पत्थर ही नहीं, बनाने का अंदाज भी एकदम अलग था। बिल्कुल। कैसा अंदाज? गांधार के यथार्थवाद के मुकाबले यहाँ क्या अलग था? यहाँ यथार्थवाद पर जोर नहीं है, मतलब यहाँ ऊर्जा और जीवन शक्ति पर जोर है। मथुरा की मूर्तियों में शरीर गठीला और भरा पूरा है, जिसे हम मांसलता कहते हैं। अच्छा, मांसलता? शरीर में एक अंदरूनी शक्ति या प्राण महसूस होता है। देखिए, मथुरा की जड़ें बहुत गहरी थीं। यहाँ बुद्ध की मूर्तियां बनने से बहुत पहले से ही यक्ष यक्षिणियों की विशाल और शक्तिशाली मूर्तियां बनती आ रही थीं। हाँ, वो पुरानी परंपरा। तो जब बुद्ध की मूर्ति बनाने की बारी आई, तो कलाकारों ने उसी पुरानी दमदार शैली को अपनाया, बस विषय नया था। और कपड़ों का क्या? गांधार की तरह भारी चोगा तो नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ वस्त्र शरीर से चिपके हुए और पारदर्शी दिखाए गए हैं, ताकि शरीर का सुडौलपन छिप न जाए। मतलब कलाकार शरीर के सौंदर्य को दिखाना चाहता है, उसे कपड़ों के नीचे छुपाना नहीं। हाँ, यह भारतीय कला की एक बहुत पुरानी परंपरा रही है। और सबसे जरूरी, चेहरे के भाव। गांधार के शांत, ध्यानमग्न चेहरे के मुकाबले मथुरा के बुद्ध का चेहरा कैसा था? मथुरा के बुद्ध के चेहरे पर ध्यान से ज्यादा एक आध्यात्मिक आनंद है। चेहरा गोल है, होंठ थोड़े मोटे हैं और आंखों में एक दिव्य मुस्कान है। यह बाहरी सुंदरता से ज्यादा आंतरिक खुशी और करुणा को दिखाने की कोशिश है। यह किसी यूनानी देवता का चेहरा नहीं है, यह एक भारतीय योगी का चेहरा है, जो आत्मज्ञान के आनंद में डूबा हुआ है। तो मतलब एक तरफ बाहरी दुनिया का यथार्थवाद और दूसरी तरफ भारत की अपनी आध्यात्मिक अनुभूति। लेकिन आपने शुरू में कहा था कि मथुरा सिर्फ बौद्ध धर्म का केंद्र नहीं था। नहीं, और यही बात मथुरा को और भी ज्यादा खास बना देती है। यह उस दौर का एक मेगा कल्चरल हब था, एक त्रिवेणी की तरह। त्रिवेणी? जी, यहाँ बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों के साथ साथ जैन तीर्थंकरों की बहुत सुंदर मूर्तियां मिली हैं। और तो और हिंदू या ब्राह्मणवादी देवताओं की भी सबसे शुरुआती मूर्तियां यहीं से मिलती हैं। विष्णु, शिव, सूर्य, बलराम, कार्तिकेय। यानी एक ही शहर में, एक ही समय के आसपास 3 बड़े धर्मों की कला फल फूल रही थी। ये उस समय के समाज के बारे में बहुत कुछ बताता है। बिल्कुल, ये धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक लेन देन का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। और भी कुछ है? मथुरा में हमें कुषाण राजाओं की भी मूर्तियां मिली हैं, और उनमें सबसे मशहूर है कनिष्क की सिर कटी मूर्ति। हाँ, मैंने उसके बारे में पढ़ा है। एक बड़ी सी मूर्ति है जिसमें राजा ने एक लंबा कोट और भारी जूते पहने हैं। इसका क्या महत्व है? इसका बहुत बड़ा राजनीतिक महत्व है। कनिष्क की वेशभूषा देखिए, वो एक मध्य एशियाई योद्धा की पोशाक है, भारतीय राजा की धोती कुर्ता नहीं। अच्छा। ये दिखाता है कि कुषाण अपनी बाहरी पहचान को बनाए हुए थे। वे ये जता रहे थे कि हम यहाँ के शासक हैं। तो कला का इस्तेमाल सिर्फ धर्म के लिए नहीं, बल्कि राजसी शक्ति और सत्ता के प्रदर्शन के लिए भी हो रहा था। कमाल है। तो मथुरा सिर्फ एक धार्मिक केंद्र नहीं, बल्कि एक राजनैतिक पावर सेंटर भी था। जी,
चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उसे एक साथ रखकर देखते हैं ताकि सुनने वालों के लिए तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाए। जरूर। अगर हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर तुलना करें तो याद रखना आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। पहला है प्रभाव। गांधार एक हाइब्रिड या संकर शैली है जिसमें यूनानी रोमन और भारतीय सोच का संगम है, जबकि मथुरा पूरी तरह देसी है जिसकी जड़ें यक्ष परंपरा में हैं। एकदम सही। दूसरा बिंदु है सामग्री। गांधार में ग्रे या नीला शिस्टोन और स्टूको, मथुरा में लाल चित्तीदार बलुआ पत्थर। तीसरा और शायद सबसे अहम, बुद्ध की छवि। गांधार में बुद्ध एक यूनानी दार्शनिक जैसे हैं, यथार्थवादी शरीर, लहरदार बाल, भारी कपड़े। मथुरा में वो एक भारतीय योगी हैं, ऊर्जा से भरपूर शरीर, पारदर्शी वस्त्र और चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान। बहुत बढ़िया। और आखिरी बिंदु शैली का हो सकता है। गांधार शैली यथार्थवादी है, जो बाहरी शारीरिक बनावट की सटीकता पर ध्यान देती है। और मथुरा? वही मथुरा शैली आदर्शीकृत है, जो शरीर के जरिए आंतरिक आध्यात्मिक भाव और ऊर्जा को दिखाने पर ज्यादा जोर देती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि गांधार में शरीर के माध्यम से आत्मा को दिखाने की कोशिश है, और मथुरा में आत्मा के भाव को शरीर पर उतारने का प्रयास। वाह! तो इस सब का मतलब क्या है? अगर किसी को कुषाण कला के बारे में जानना हो तो वो कौन सी 2-3 सबसे जरूरी बातें हैं जो उसे याद रखनी चाहिए? पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि यह वह दौर था जिसने हमेशा के लिए ये तय कर दिया कि बुद्ध कैसे दिखेंगे। अच्छा। बुद्ध की मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई और गांधार ने उसे एक ऐसा रूप दिया जो अंतर्राष्ट्रीय बन गया। और दूसरी बात मथुरा के बारे में होगी, जिसने ये दिखाया कि भारतीय कला परंपरा अपने आप में कितनी मजबूत और विविध थी। बिल्कुल। मथुरा ने साबित किया कि भारतीय कलाकार एक ही समय में बौद्ध, जैन और हिंदू परंपराओं को अपनी कला में ढाल सकते थे। ये सिर्फ कला नहीं थी, ये उस दौर के खुले विचार वाले समाज का आईना थी। सही बात है। ये दिखाता है कि अलग-अलग आस्थाएं एक साथ एक ही शहर में शांति से रह सकती थीं और एक दूसरे को प्रेरित कर सकती थीं। और कनिष्क की मूर्ति का जिक्र भी जरूरी है। हाँ, क्योंकि वो हमें याद दिलाती है कि कला हमेशा सिर्फ धर्म या आध्यात्मिकता के बारे में नहीं होती। ये शक्ति, पहचान और राजनीति का भी एक शक्तिशाली औजार है। तो ये दोनों शैलियां सिर्फ कला के दो स्कूल नहीं हैं, बल्कि ये उस दौर के समाज, धर्म और दुनिया के साथ भारत के रिश्तों का एक जीता जागता दस्तावेज है। मतलब एक तरफ से पश्चिम के साथ संवाद चल रहा था, तो दूसरी तरफ से अपनी जड़ों को और मजबूत किया जा रहा था। बिल्कुल। आज की इस चर्चा ने वाकई कुषाण काल की कला की इन दो अद्भुत और समानांतर धाराओं को हमारे सामने रख दिया। एक और पश्चिम से प्रभावित यथार्थवाद है, तो दूसरी ओर गहरी भारतीय आध्यात्मिकता। और ये सोचना कितना हैरतअंगेज है कि ये दोनों एक ही साम्राज्य की छत्र छाया में एक साथ अपने शिखर पर थीं। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। जरूर। जब एक ही साम्राज्य में एक ही समय पर दो इतनी अलग कला शैलियां एक साथ फल फूल सकती हैं, तो ये उस समय के समाज के बारे में क्या बताता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या कला संस्कृतियों के बीच एक पुल बना रही हैं, या फिर अपनी अपनी अलग पहचान को और ज्यादा मजबूती से स्थापित करने का एक माध्यम थी? या शायद दोनों? या शायद दोनों ही काम एक साथ कर रही थी।